वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। जालौन में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के आगमन के पहले प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यूपीडा और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जालौन पहुंच गए हैं। दरअसल शासन के ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसके चलते 5 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड पहुंचकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जायजा लेंगे और जिसके बाद 13 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। आज 2 तारीख को हम लोग यहाँ जालौन आए हैं। डीएम जालौन और एसपी जालौन के साथ और सभी अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ आगे आने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई है। हमारे सभी विभागीय अधिकारी यथा पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और भी अन्य विभाग, कल्चर डिपार्टमेंट, सबसे बातचीत हो रही है। एक बृहद कार्यक्रम की तैयारी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए कर रहे हैं। और वहीं सीएम योगी ने जौनपुर के बदलापुर विधानसभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फायर ब्रिगेड और बस स्टेशन का लोकार्पण किया। बता दें कि सीएम योगी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि हमारा लक्ष्य है कि फायर स्टेशन हर ब्लॉक में बने। वहीं इस दौरान बदलापुर के बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने सीएम योगी को धन्यवाद कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछली सरकार में ही लगभग 25 फायर स्टेशन की स्वीकृति दिया था। उन्होंने घोषणा किया था। उसी घोषणा के क्रम में बदलापुर में भी फायर स्टेशन की घोषणा हुई थी, जिसका कार्य जो है मैं समझता हूं कि चुनाव आचार संहिता के पहले ही पूर्ण हो गया था, लेकिन प्रशासनिक कार्य यहां पर नहीं हो रहा था, जिससे फायर ब्रिगेड नहीं था, स्टाफ नहीं थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन सभी 25 जिसमें बदलापुर भी है, यहाँ पर आज से प्रशासन जो इसके विभागीय अधिकारी हैं फायर ब्रिगेड के, वो अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ रहना शुरू हो जाएंगे। अभी 6 स्टाफ से शुरुआत हुई है और एक बड़ी वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक छोटी फायर ब्रिगेड गाड़ी, बाकी सिलेंडर, इन सब से शुरुआत हुई है। आगे इसमें और भी बढ़ाया जाएगा, एक बड़ी वाली गाड़ी और आएगी फायर ब्रिगेड की। और सीतापुर में राज्य मंत्री राकेश कुमार ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने फॉगिंग और सैनिटाइजेशन के कार्यों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि संचारी रोगों और दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण और इनका त्वरित और सही उपचार सरकार की प्राथमिकता है और उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करने के लिए अभियान को पूरी गंभीरता के साथ संचालित किए जाने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधु गैरोला, शासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी, राष्ट्रीय जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। और वहीं सीएम योगी की अपील के बाद अब यूपी में न सिर्फ सरकारी विद्यालयों की सूरत बदलने वाली है, बल्कि जल्द प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले पठन पाठन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल सीएम योगी ने आईएएस, आईपीएस अफसर, सांसद और विधायकों से परिषदीय स्कूलों को गोद लेने की अपील की थी और सीएम की इसी अपील पर अब जनप्रतिनिधि और सक्षम अधिकारी आगे आने लगे हैं। इसी क्रम में एसआईटी बतौर डीआईजी सेवा दे रहे बुलंदशहर में मूल निवासी आईपीएस अमित वर्मा ने बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह को पत्र लिखकर लखावटी ब्लॉक में स्थित अपने पैतृक गांव बहादुरपुर पसौली के प्राथमिक विद्यालय को गोद लेने की इच्छा जाहिर की है। आईपीएस अमित वर्मा ने डीएम को भेजे पत्र में यह लिखा है कि सीएम की अपील पर जिस विद्यालय को वो गोद लेना चाहते हैं, उसमें उनके पिता ने जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यदि ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों द्वारा ऐसे ही आगे आकर विद्यालयों को गोद लिया गया तो भविष्य में विद्यालय में पठन पाठन में तेजी से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। और साथ ही साथ बुलंदशहर डीएम ने और भी लोगों से इस सराहनीय कार्य में आगे आने का अनुरोध किया है।
श्री अमित वर्मा जी हैं जो आजकल पुलिस उप महानिरीक्षक हैं एसआईटी में। वो यहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने पैतृक गांव में लखौटी ब्लॉक में है उसको प्राइमरी स्कूल को गोद लिया है। हम सभी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जितने जनप्रतिनिधि हैं और जितने अफसर हैं उनको एक एक विद्यालय गोद लेना चाहिए और वहाँ के उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और शैक्षणिक जो वहाँ का वातावरण है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करना चाहिए। श्री अमित वर्मा जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मुझे ये जानकर बहुत हर्ष हो रहा है कि इस विद्यालय को इतने बड़े डीआईजी साहब गोद ले रहे हैं और ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि हमारे स्कूल की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उनके आने से काफ़ी कुछ सुविधाओं हमें मिलेंगी, जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है और हमारे प्रांगण में जल भराव की स्थिति बन जाती है, तो ये सब सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो मुझे पता चला सुबह जब हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तो हमने बताया कि हमारे स्कूल को कोई आईपीएस अमित वर्मा जी गोद लेने वाले, तो हमारे पिताजी ने बताया कि उनके पिताजी भी आपके स्कूल में ही पढ़े हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उनके आने से और अच्छी होगी। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में स्कूल उन्होंने गोद लिया है। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी इस टाइम भी हो रही है और भी बढ़िया होगी और भी महत्व कुछ मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। और यूपी के शाहजहांपुर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना में सेंधमारी का मामला सामने आया है। सरकारी योजना में जल जीवन मिशन के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के सरगना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में ठगों ने कार्यालय खोल रखा था। जल जीवन मिशन योजना में नौकरी देने के नाम पर लोगों से ये ठगी किया करते थे। ठगों ने जल जीवन मिशन योजना के नाम पर लगभग 2300 युवाओं से 44 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे डाला। शाहजहांपुर जनपद में ठगी के शिकार हुए लोगों ने जब इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को दी तो उन्होंने तुरंत टीम गठित कर फर्जी योजना संचालित कर रहे ठगों को पकड़ने के निर्देश जारी किए। जिस पर कोतवाली प्रभारी ब्रजेश सिंह और साइबर सेल की मदद से कोतवाली क्षेत्र में साउथ सिटी में बनाए गए ठगी के कार्यालय पर छापेमारी की गई। अब तक इनका जो बेसिक जितनी चीज़ें रिकवर हुई हैं उससे तो अभी तक 2335 लोगों की एक लिस्ट मिली जो इस बात को कंफर्म करती है कि कम से कम इतने लोग तो हैं ही। इनका अकाउंट खुलवाया जाना, इनसे पैसे लेना, ये सारी चीज़ें तस्दीक हैं। और भी लोग हो सकते हैं। इनके जो डिवाइसेस बरामद हुई हैं और जो डेस्कटॉप बरामद हुए हैं उनके हार्ड डिस्क को देखा जाएगा नियमानुसार, उसके बाद फिर ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन हमारी ये गेस है हमारा कि कम से कम हज़ारों की संख्या में ये होंगे। मैनपुरी में पुलिस की 45,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में गोली लगने से इनामी बदमाश भिन्ना घायल हो गया। हालांकि इस दौरान बदमाश के साथी जमील को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस इंस्पेक्टर पर भी गोलियां दागी थीं, जिसमें इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में 2 गोलियां लगी हैं। वहीं गिरफ्तार बदमाशों पर 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आपको ये भी बताएं कि दनाहार क्षेत्र में एसओजी टीम और दनाहार पुलिस का संयुक्त एक्शन देखने को मिला है। कोतवाली थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया था। वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक से 2 बदमाश जा रहे थे। इनको जब रोकने की कोशिश किया गया तो ये भागे। पुलिस ने इनको पीछा किया। पीछा करने के दौरान इनके द्वारा पुलिस पे अटैक किया गया। अटैक में एसओ दनाहार के ऊपर अटैक किया गया, जो बुलेट प्रूफ जैकेट से बचत हुई। पुलिस ने फिर उसके बाद से आत्मरक्षार्थ गोली चलाया, जिसमें एक भिन्ना उर्फ ईश्वर नाम का अपराधी घायल हुआ, जिसको चिकित्सकीय उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया है। इसका एक साथी जो फरार हो गया था जमील, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई में 7 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल पीड़िता गांव में एक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए गई थी और जहां खाना बनाने आए हलवाई ने गांव के बाहर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। आज 3 साल बाद पीड़िता को अदालत से इंसाफ मिला है और आज अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट के अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 1,60,000 का जुर्माना भी लगाया है। लड़की के साथ हुई इस जघन्य आपराधिक वारदात को सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत लिया गया था। बता दें कि 12 जून 2019 को ये वारदात हुई थी, जिसके बाद अदालत ने सजा सुनाई है। अपने गांव में ही एक तिलक में शामिल होने गई थी। वहां पर खाना बनाने वाले व्यक्ति ने उसको उठाकर खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और ये जब घटना की खबर उसके माँ बाप को हुई तो दूसरे दिन उन्होंने थाने में जाकर FIR लिखाई। ये आज इसमें निर्णय हुआ है और 3 साल लगे इसको निर्णय होने में। 8 साक्ष्यों को परीक्षित कराया और आज अंततः सत्य की विजय हुई, पीड़िता को न्याय मिला। और वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सेहुआ गांव में देर रात पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है और जिसमें एक पक्ष के लोग लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से लैस होकर दूसरे पर उन्होंने हमला बोल दिया, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई और वहीं 5 अन्य लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है और वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में मृतक पक्ष के ने पुलिस पर लापरवाही और फंसाने का आरोप भी लगाया है। जो घटना हुई है अभी, ये पहले से विवाद चल रहा था लड़की के लड़के का, और पानी भरने गया था, लड़की भरने गई थी और उसी समय लड़के को देखा। इसके बाद चली आई घर आने के बाद लड़का जा रहा था दुकान पे, क्या नाम है, अम्बेडकर जहाँ जयंती मनाती है, अम्बेडकर मूर्ति है, वहाँ वो जा रहा था और बीच में अपने दरवाजे के पास इन्होंने पकड़ करके खींच लिया अपने घर में। खींचने के बाद मारने लगे, लड़के को मार दिए, सोहन को जब मार दिए तो इनको फंसा दिए कि छिनेती में फंसा दिए, 376 का धारा लगवा दिए। वो सब कुल्हाड़ी से पीछे से वार अंबिका कर दिए और भाई साहब का मार दिए, मौत हो गया और हमको भी मार दिए। तो कुल कितने लोग गंभीर तरीके से घायल हैं? हमारे इधर से 5 लोग हैं। बच्चा का दामाद मोटरसाइकिल से राजकुमार के घर के सामने से गुजर रहा था। उसी दौरान दोनों में आपस में बातचीत हुई। दौरान बातचीत बच्चा का परिवार तथा उसके साथी मौके पर आए और मारपीट शुरू हो गई। दौरान मारपीट घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर राजकुमार को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। इस दौरान थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध 147, 148, 149, 302, 307, 34 IPC में पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन सोसाइटी के एक फ्लैट में दादरी पुलिस ने छापा मारा, जिसमें से 4 नाइजीरियन पुरुष और 4 नाइजीरियन महिला और एक भारतीय पुरुष को 28 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 171 टीन बियर और नशीला पाउडर समेत गिरफ्तार किया है। जानकारी यह है कि फ्लैट के अंदर नाइजीरियन की रेव पार्टी चल रही थी, जिस पर छापा मार पुलिस ने इस जो पार्टी में जो शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। आज एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि थाना दादरी अंतर्गत ओमिक्रॉन 1 में कुछ लोग पोस्टर लगा करके एक रिहायशी मकान में एक पार्टी आयोजित कर रहे हैं। इस सूचना पर ACP 3rd SHO दादरी महिला पुलिस वहां पे जाकर उन लोगों ने चेक किया तो वहां पर
अफ्रीकी मूल के 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिली। एक भारतीय मूल का पुरुष मिला। वहां पे जब कमरों को चेक किया गया तो वहां पर 171 बोतल केन, बियर की केन, 28 बोतल के करीब शराब और लगभग 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इनसे इसके विषय में पूछा गया तो इन लोगों ने अवैध रूप से ये पार्टी किया जाना बताया। वहां पे पार्टी का पूरा माहौल भी बना हुआ था। और झांसी में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखे लाखों के सामान में भीषण आग लग गई और काफ़ी नुकसान हुआ है। बता दें कि चिरगांव थाने में क्षेत्र में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में तड़के सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और वहीं आग की लपटें बाहर आते देख आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं सूचना पर पहुंचे दुकान संचालक, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक चिरगांव में रहने वाले शिकेंद्र पटेरिया की चिरगांव में रामनगर रोड पर पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान है, जिसमें भीषण आग लगी। और वहीं फतेहपुर में घर में घुसकर युवती की दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई है और बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले छत पर बारिश का पानी निकालने को लेकर युवती का विवाद हुआ, जिसके बाद युवती को घर में अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों के घर वापस आने के बाद युवती का धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए कहा कि एक युवती का शव मिला है और जिसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच पड़ताल पूरे मामले की जारी है। अब हम सुबह कारण घटना हुआ कारण पानी हमारा बंद था, उन्होंने कारण पाइप बंद कर दिया था हमारे छत में पानी भर गया। हम उसको जब देखे गए तो तालाब साइड पानी भरा हुआ था, तो हमने उसको खोला, तो उसी के कारण विवाद का नाम हुआ। उसके बाद चौकी का नाम गए। कब विवाद कब हुआ था? कल जो हुआ उसके बाद दीवानगी का नाम गई कि आप ऐसा कि आप उसको बनवा दीजिए। हमने उसको बनवा दिया और उनसे बता रहे साहब हमने बनवा दिया। आज क्या हुआ? आज तो हम गए नहीं। क्या जानकारी मिली थी आपको? क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली कि तुम्हारे मुखिया के गर्दन काट। बाबू नगर चौकी के क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से गला और चेहरे पर वार करके हत्या कर दी गई है और ड्यूटी भी इसमें बुलाई जा रही है। इसका हम शीघ्र अनावरण भी करेंगे। प्रथम दृष्टया इसमें जैसे कि इनके गार्जियन, इनकी मम्मी और भाई तो नहीं थे, वो प्रयागराज गए हुए थे। फादर ठेले लगाते हैं, गरीब व्यक्ति हैं, वो ठेला लगाने गए हुए थे। इनकी मम्मी और लड़के जब वहाँ से लौट के आए हैं प्रयागराज से, फिर उन्होंने देखा है कि वो मृत पड़ी हुई हैं, चेहरे पे और गर्दन पे धारदार हथियार से वार हैं। इनका पड़ोस में बता रही हैं कि पड़ोसी से पानी को निकालने के लिए या मकान को लेकर के कुछ विवाद था। हालांकि शायद कल इन लोगों में समझौता भी हो गया था, आपस में नाली का विवाद था, वो पानी निकालने का बन भी गया था। और वही लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मानसून की पहली बारिश में ही नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बनबसा डैम से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं जिला प्रशासन का ये दावा है कि बाढ़ से निपटने और राहत बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले में अलग अलग इलाकों में बहने वाली शारदा, मोहाना, सुहेली, घाघरा नदियां कहर बनकर जानमाल का हर साल नुकसान करती हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। जिले की 4 तहसीलों में हर साल बाढ़ कहर बनकर कटान में गांव को निगल जाती है। इस वजह से कई गांव का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने शुरुआती बचाव की तैयारी के लिए नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद।